हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 9 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए के एग्जाम्स में रिपीट होते आए हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट वीडियोज़ लाती रहूँगी जिससे आपकी एग्जाम प्रेप ईजी हो जाए। एंड ये वीडियोज़ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कैपेसिटी प्लानिंग। तो सबसे पहले तो बेसिक समझते हैं कैपेसिटी क्या होती है। देखो, इन सिंपल लैंग्वेज कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम प्रोड्यूस कर सकता है गिवन रिसोर्सेज के साथ। यानी कितनी मशीन्स हैं, कितनी लेबर अवेलेबल है और कितना टाइम है, इन सबको यूज़ करके मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है, वही कैपेसिटी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेकरी एक दिन में 500 ब्रेड्स बना सकती है तो उसकी कैपेसिटी 500 ब्रेड्स पर डे है। लेकिन अगर डिमांड 700 ब्रेड्स की आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। यहीं से आता है कैपेसिटी प्लानिंग का रोल। ओके, सो अब देखते हैं कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है। देखो, कैपेसिटी प्लानिंग एक प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि फ्यूचर डिमांड कितनी होगी और इस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। यानी सिंपल वर्ड्स में डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी के बीच बैलेंस बनाना ही कैपेसिटी प्लानिंग है। ओके, अब अगर प्लानिंग सही नहीं हुई तो या तो एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगी, सो इससे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, या शॉर्टेज हो जाएगी, सो इससे कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा, राइट। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फंक्शन होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। ओके, चलिए अब आते हैं स्टेप्स इन कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लानिंग करती किस तरह से है। मीन्स इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, चलो एक एक करके देख लेते हैं। सो सबसे पहला स्टेप होता है डिमांड फोरकास्टिंग। मीन्स यहाँ ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर डिमांड को। अब फ्यूचर डिमांड कैसे प्रिडिक्ट की जाती है, इसमें पास डेटा का यूज़ होता है, मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेस्टिव सीजन में डिमांड इंक्रीज होगी, ये पहले से ही एस्टिमेट किया जाता है ताकि उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर पाए। ओके, देन स्टेप 2 होता है करंट कैपेसिटी असेसमेंट। मीन्स अब ये देखा जाता है कि एग्जिस्टिंग मशीन्स कितनी हैं, लेबर कितनी है, करंट आउटपुट क्या है, यानी अभी हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इसमें करंट सो इस स्टेप में हम करंट कैपेसिटी असेसमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद स्टेप 3 होता है गैप एनालिसिस। मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन होता है डिमांड वर्सेस करंट कैपेसिटी का। सो अगर डिमांड ज़्यादा है और एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कम है, लाइक प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो इससे शॉर्टेज होगी। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है बट डिमांड कम है तो इससे एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगा। सो इस गैप को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि शॉर्टेज भी ना हो एंड वेस्टेज भी ना हो, मतलब प्रोडक्शन एक्सेस में भी ना हो। ओके, देन स्टेप 4 होता है ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करना। अब सोल्यूशन सोचते हैं यहाँ पे, लाइक ओवर टाइम करवाना होगा हमें अपनी लेबर से, या एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगवाने होंगे, या हमें न्यू मशीन्स परचेज करने की ज़रूरत है, या आउटसोर्सिंग करना होगा। सो यहाँ पे इस स्टेप में ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप 5, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। सो यहाँ पे सब ऑप्शंस को इवेलुएट किया जाता है बेस्ड ऑन कॉस्ट, एफिशिएंसी, टाइम, और फिर इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है। ओके, सो ये स्टेप तो हो गया बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। मीन्स यहाँ पे फाइनल डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी किया जाता है कि प्लान सही काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो दीज आर दी स्टेप्स इन कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं आज के वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे, जॉब डिज़ाइन। तो सबसे पहले देखते हैं जॉब डिज़ाइन क्या होता है। देखो, जॉब डिज़ाइन का मतलब होता है जॉब को इस तरह स्ट्रक्चर करना कि एम्प्लॉय एफिशिएंटली, कंफर्टेबली और इफेक्टिवली काम कर पाए। यानी कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब डिसाइड करना ही जॉब डिज़ाइन है, राइट।
इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एम्प्लॉय को अनक्लियर रोल दिया जाए तो वो कंफ्यूज होगा और इससे उसकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगी। सो इसलिए प्रॉपर जॉब डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब डिज़ाइन। मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले तो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मीन्स ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंजेस या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस या गवर्नमेंट रूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमेशन आने के बाद से मैनुअल जॉब्स काफ़ी कम हो गई है और जॉब रोल्स भी चेंज हो गए हैं। ओके, देन सेकंड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। मीन्स ये कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फ्लो, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जैसे असेंबली लाइन प्रोडक्शन में हर वर्कर का फिक्स रोल होता है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो गया। ओके, उसके बाद आते हैं बिहेवियरल फैक्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से होते हैं। लाइक एम्प्लॉय का मोटिवेशन, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल, उसके स्किल्स, उसका एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर जॉब रिपीटेटिव और बोरिंग होगी तो इससे एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड हो जाएगा। ओके, अब हम तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स और देख लेते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। ओके, सबसे पहले है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब है एम्प्लॉयज़ को एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना ताकि उन्हें नया एक्सपीरियंस मिले और बोर्डम ना हो, मतलब वो बोर ना हो। इससे मल्टी स्किल डेवलपमेंट भी होता है और लर्निंग भी इंक्रीज होती है। राइट, सो नेक्स्ट है जॉब एनलार्जमेंट। ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। मतलब एक एम्प्लॉय के काम में और टास्क ऐड कर दिए जाते हैं सेम लेवल के। फॉर एग्जाम्पल डेटा एंट्री के साथ अब रिपोर्टिंग का काम भी दे दिया जाए। इसका पर्पस है वैरायटी लाना और बोर्डम को कम करना। सो इन सिंपल वर्ड्स, मोर टास्क ऑफ द सेम लेवल, दिस इज जॉब एनलार्जमेंट। उसके बाद है जॉब एनरिचमेंट। ये होता है वर्टिकल एक्सपेंशन। मतलब एम्प्लॉय को ज़्यादा अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को अब अपने टारगेट्स डिसाइड करने का पावर मिल गया। इसका पर्पस है मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन बढ़ाना। सो इन सिंपल वर्ड्स, मोर पावर, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज जॉब एनरिचमेंट। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्क डिज़ाइन। वर्क डिज़ाइन क्या होता है? देखो, वर्क डिज़ाइन एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें टास्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उन्हें लॉजिकली अरेंज किया जाता है और एफिशिएंटली परफॉर्म कराया जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में काम को तोड़ना, मतलब ब्रेक डाउन करना, उन्हें उसको अरेंज करना और एफिशिएंटली करवाना, ये सब वर्क डिज़ाइन में आता है। ओके, अब देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ वर्क डिज़ाइन। देखो, वर्क डिज़ाइन के 4 की एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना। यानी एक बड़ा काम डायरेक्टली नहीं करना, उसको ब्रेक डाउन करना। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अगर एक प्रोडक्ट असेंबल करना है तो उसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे उसके पार्ट्स कलेक्ट करना, देन उसको असेंबल करना, देन क्वालिटी चेक करना। इससे क्या फ़ायदा होता है? हर स्टेप क्लियरली समझ आता है और इससे ट्रेनिंग भी ईजी हो जाती है और एरर्स भी कम हो जाते हैं। सो टास्क एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है मेथड स्टडी। देखो, मेथड स्टडी का फोकस होता है काम करने का बेस्ट पॉसिबल वे फाइंड करने पे। यानी सारे काम को और फास्ट, इजी और एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर वर्कर अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा है, जैसे बार बार उठना बैठना, तो उस प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। सो इसमें क्या चेक करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा स्टेप तो नहीं है, कोई बेटर मेथड हो सकता है कि इस काम को करने का। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इससे टाइम सेव होता है, एफर्ट कम हो जाता है एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो मेथड स्टडी फोकसेस ऑन डूइंग द जॉब इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। ओके, उसके बाद है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है हर टास्क में कितना टाइम लग रहा है उसको मेजर करना, यानी हर स्टेप का टाइम कैलकुलेट करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्कर को एक यूनिट बनाने में 10 मिनट लगते हैं तो उसका स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जा सकता है। राइट,
सो इससे क्या हेल्प मिलती है? स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है, इससे प्रोडक्टिविटी मेजर की जा सकती है एंड प्लानिंग भी ईजी हो जाती है। ओके, और अगर कोई वर्कर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसका रीज़न आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो टाइम स्टडी हेल्प्स इन सेटिंग स्टैंडर्ड टाइम एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। ओके, उसके बाद वर्क डिज़ाइन का लास्ट एलिमेंट होता है अर्गोनॉमिक्स। देखो, अर्गोनॉमिक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। इसका मतलब होता है वर्क प्लेस को ऐसे डिज़ाइन करना कि वर्कर कंफर्टेबल फील करे, यानी उसकी चेयर कंफर्टेबल हो, टेबल की हाइट प्रॉपर हो, टूल्स इजीली रीचेबल हो। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर वर्कर को बार बार झुकना पड़ रहा है या स्ट्रेच करना पड़ रहा है तो उसका वर्क स्टेशन रीडिज़ाइन किया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स। ओके, अब इससे क्या फ़ायदा होता है? फैटीग कम होती है, हेल्थ इश्यूज कम होते हैं एंड इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो ergonomics ensures that work is done comfortably and safely. Okay, सो वर्क डिज़ाइन के 4 एलिमेंट्स मिलके ये इंश्योर करते हैं कि काम सिस्टमैटिकली हो, एफिशिएंट हो और एम्प्लॉय के लिए कंफर्टेबल भी हो। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क डिज़ाइन। देखो, वर्क डिज़ाइन का मेन एम होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, एम्प्लॉय फैटीग कम करना एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री में अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है तो वर्क डिज़ाइन इम्प्रूव करके टाइम और एफर्ट दोनों बचाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वैल्यू इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले तो समझते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग होता क्या है। देखो, इन सिंपल वर्ड्स, वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट की वैल्यू को इम्प्रूव करना, या तो उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा के या फिर कॉस्ट रिड्यूस करके, लेकिन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। ओके, यानी इसमें फोकस सिर्फ कॉस्ट कम करना नहीं है, बल्कि सेम या बेटर परफॉर्मेंस देना एट लोअर कॉस्ट। दिस इज वैल्यू इंजीनियरिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी पेन बनाती है, सो अगर वो सेम क्वालिटी का पेन सस्ते मटेरियल या बेटर डिज़ाइन से बनाती है या उसको और कंफर्टेबल बना देती है विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो ये होता है वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, सो वैल्यू इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन अचीविंग बेटर परफॉर्मेंस एट लोअर कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी। आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, कॉस्ट रिडक्शन और वैल्यू इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है एक्सपेंसेस को कम करना। ठीक है, चाहे क्वालिटी इम्पैक्ट हो या ना हो, फोकस होता है सिर्फ कॉस्ट कट करने पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे चीप रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया या लेबर कॉस्ट कट कर ली, बट हो सकता है इससे क्वालिटी डाउन हो जाए। ठीक है, सो ये तो होता है कॉस्ट रिडक्शन। अब वैल्यू इंजीनियरिंग की अप्रोच क्या कहती है? यहाँ फोकस होता है स्मार्ट डिज़ाइन पे, बेटर प्रोसेस, एफिशिएंट मेथड्स, यानी कॉस्ट भी कंट्रोल होती है, बस प्लस क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, सो सिंपल डिफरेंस क्या है कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग में, कि कॉस्ट रिडक्शन में तो सिर्फ कॉस्ट कट करना है, सो ये शॉर्ट टर्म अप्रोच हो सकती है, और वैल्यू इंजीनियरिंग में वैल्यू इंप्रूव करनी है, मीन्स कॉस्ट प्लस फंक्शन दोनों को बैलेंस करना है, और ये लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। ठीक है, so cost reduction focuses on cutting cost, whereas value engineering focuses on improving value through better design and efficiency. Okay. उसके बाद आप देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। सो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है ये इंश्योर करना कि प्रोडक्ट या सर्विसेज कंसिस्टेंटली रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को मीट करे। ठीक है, यानी कस्टमर्स को हर बार सेम क्वालिटी मिले, ये इंश्योर करना इज क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्रांड का प्रोडक्ट बार बार खरीदते हो तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो कि हर बार सेम क्वालिटी मिले। सो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही क्वालिटी मैनेजमेंट का गोल होता है। ओके, सो क्वालिटी मैनेजमेंट के 2 की कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, एरर्स को डिटेक्ट करना, फाइनल प्रोडक्ट चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग के एंड में प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना, ये तो होता है क्वालिटी कंट्रोल, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो क्वालिटी में तो उसको हम सही कर पाए। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट है TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्रोच होती है।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का काम है कि हर एम्प्लॉय ही क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है। मीन्स हमें स्टार्टिंग से ही प्रोसेस से ही मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस से ही देखते हुए चलना है कि अगर क्वालिटी में कोई भी कमी है तो हम उसको स्टार्टिंग से इम्प्रूव करते चले। ठीक है, मीन्स कंपनी हर प्रोसेस को इम्प्रूव करती रहती है ताकि क्वालिटी बेटर हो। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे। ओके, सो ये की कंपोनेंट्स होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के। सो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट के यही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना, डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना, प्रोसेस को इम्प्रूव करना, कॉस्ट ऑफ रीवर्क को कम करना। ठीक है, सो बेसिकली क्वालिटी को इम्प्रूव करना। सो क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल कंटेंट लाती रहूँ। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, शायद उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।